नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी रूम में। तो दोस्तों, हम इन वीडियोस में पढ़ रहे हैं कक्षा 9 अर्थशास्त्र का अध्याय 2, जिसका की नाम है पीपल एज रिसोर्स या फिर जनसंख्या हम संसाधन के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अच्छी शिक्षा चाहिए होगी, अच्छा प्रशिक्षण चाहिए होगा और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए होगी, तभी हम किसी जनसंख्या को संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसका एक उदाहरण देखा था कि जापान एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जिसके पास कोई भी प्राकृतिक संसाधन मौजूद नहीं है, फिर भी उसने अपनी जनसंख्या को इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया है कि इस समय अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो जापान सारे देशों से अव्वल है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज या फिर क्रियाकलाप होते हैं जो कि देश की अर्थव्यवस्था में हमारी मदद करते हैं। तो ऐसे क्रियाकलाप जिनसे कि धन की उत्पत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आर्थिक क्रियाकलाप। तो आपको याद रखना है कि आर्थिक क्रियाकलाप वो क्रियाकलाप या फिर एक्टिविटीज होते हैं जिनसे कि धन की उत्पत्ति होती है और आगे जाकर के वो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि आर्थिक क्रियाकलाप कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्थिक क्रियाकलाप दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है बाजार क्रियाएं और दूसरा होता है गैर बाजार क्रियाएं। तो इसको एक उदाहरण के रूप में समझिए। मान लीजिए कि एक दर्जी है और वो एक कपड़ा सिलता है। अगर वो उसने बाजार में बेच करके पैसे कमा लिए तो वो हो गया बाजार क्रियाएं, और अगर वो उसने अपने इस्तेमाल के लिए रख लिया और उसको बाजार में नहीं बेचा तो ये आ जाएगा गैर बाजार क्रियाओं में। ठीक है, एक और उदाहरण देती हूँ मैं। अगर कोई किसान है और उसने कोई फसल उगाई है, उसके बाद उसने उस फसल की कटाई की और उस फसल का थोड़ा हिस्सा उसने अपने परिवार के लिए बचा करके रख लिया ताकि उसका पेट भर सके, तो ये हो गई गैर बाजार क्रिया। और अगर उसने फसल ले जाकर के बाजार में या मंडी में बेच दी तो ये हो गई बाजार क्रिया। तो इसका हम परिभाषा देख लेते हैं क्या होती है। तो बाजार क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें वस्तु या सेवाओं के उत्पादन के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। ठीक है, और गैर बाजार क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें स्व उपभोग के लिए उत्पादन होता है, जैसे प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण। देख लेते हैं कि आर्थिक क्रियाओं के कितने श्रेतक होते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं के 3 श्रेतक होते हैं। सबसे पहले होता है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीयक और तीसरा होता है तृतीयक। तो प्राथमिक में क्या होता है? तो जितनी भी प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि हो गया एग्रीकल्चर या फिर खेती। ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया या फिर फिशरीज हो गया। ठीक है, फिशरीज या फिर मछली पालन जिसे कहते हैं, या फिर वानिकी मतलब फॉरेस्ट्री हो गया। ठीक है, तो जहां पर किसी भी वस्तु का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन होता है, वो होता है हमारा प्राथमिक श्रेतक। ठीक है, अब द्वितीय श्रेतक क्या हो? अब देखते हैं द्वितीय श्रेतक क्या है। कि प्राथमिक श्रेतक में जो जो उत्पादन किया जाता है वो रॉ मटेरियल की तरह द्वितीय श्रेतक में यूज किया जाता है। तो तैयार वस्तुओं के निर्माण में प्राथमिक श्रेतक के उत्पादनों का प्रयोग किया जाता है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग या फिर विनिर्माण की क्रियाएं होती हैं वो आती हैं आपकी द्वितीय श्रेतक में। उसके बाद देखते हैं तृतीय श्रेतक में क्या आता है। तो प्राथमिक और द्वितीय श्रेतकों का समर्थन करने वाली जितनी क्रियाएं हैं वो आपकी आती हैं तृतीय श्रेतक में। कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? तो वो होता है परिवहन या फिर शिक्षा, बैंकिंग। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं ये तृतीय श्रेतक में शामिल होती हैं। तो आई होप आपको प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय श्रेतक समझ में आ गया होगा। ये क्या होते हैं? ये होते हैं आर्थिक क्रियाओं के 3 श्रेतक। उसके बाद हम देख लेते हैं कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो श्रम है उसे कैसे विभाजित किया गया है। तो अगर हम सांस्कृतिक रूप में बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जो भी घर की क्रियाएं हैं या फिर जो भी घरेलू काम है वो सारे महिलाएं करेंगी, और जो भी बाहर जाने वाले काम है या फिर पैसा कमाने वाला काम है वो पुरुष करेगा। ये एक रूढ़िवादी विचार है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं। बट ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन में जो महिलाएं हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और अगर वो हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं देंगी
तो हमारी अर्थव्यवस्था नीचे आ सकती है। ठीक है, तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच में श्रम का विभाजन होता है और महिलाओं को घर के कामकाज दिए जाते हैं जिसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता। तो उनको कोई पैसा नहीं मिलता है घर के काम करने के, लेकिन वो 24 घंटे घर के या फिर घरेलू कामों के लिए बनी है, ऐसा माना जाता है। उसके बाद पुरुष जो हैं वो या तो खेतों में काम करते हैं या फिर बाहर जाकर के धन कमाते हैं। महिलाओं के घर के कामकाज के महत्वपूर्ण होने पर राष्ट्रीय आय द्वारा पहचान नहीं मिलती। तो महिलाओं का जो भी हाउस वाइफ या आप हाउस मेकर कह लो, हाउस वाइफ के जितने भी कार्य हैं वो 24 घंटे के होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उनके बिना फैमिली का और कोई मेंबर काम नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो राष्ट्रीय आय में कोई भी आप कह सकते हैं योगदान नहीं देती और उन्हें राष्ट्रीय आय में कोई भी पहचान नहीं मिलती है। ठीक है, तो महिलाओं के घर के कामकाज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय आय में कोई पहचान नहीं मिलती या फिर ऐसा माना जाता है कि वो राष्ट्रीय आय में कोई योगदान नहीं दे रही हैं। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि अगर किसी की व्यक्तिगत आय है तो उसके निर्धारक क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला निर्धारक तो होगा उसका शिक्षा और कौशल, उसको कितनी शिक्षा प्राप्त है और उसमें कौन कौन से गुण हैं या फिर कौन कौन से कौशल हैं। तो आय शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा होती है, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि महिलाओं को तो घर का ही काम करना है, इसलिए उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो उनके पास बहुत कम शिक्षा और बहुत कम कौशल स्तर होता है, इसलिए श्रम बाजारों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन मिलता है। बट अब ऐसा नहीं है, महिलाओं के पास भी बहुत अच्छी शिक्षा और बहुत अच्छे कौशल होते हैं, इसलिए उन्हें भी देना चाहिए बराबर वेतन, बट अभी भी कुछ जगह उन्हें कम वेतन ही दिया जाता है। उसके बाद अधिकतर महिलाएं असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं। तो दो क्षेत्र होते हैं, एक होता है संगठित कार्य के दो क्षेत्र होते हैं, एक होता है संगठित और एक होता है असंगठित। तो संगठित क्षेत्र कौन सा होता है, जहां पर आपको प्रॉपर किसी काम की एक प्रॉपर सैलरी मिलती है, वो होता है संगठित कार्य। और असंगठित कार्य वो होता है जहां पर आप जितने घंटे के लिए काम कर रहे हैं या फिर जितने दिनों के लिए काम कर रहे हैं, आपको उतने दिन का वेतन दिया जाता है। तो अधिकतर महिलाएं असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं, जहां नौकरियां कम भुगतान या फिर अंडर पेइंग होती हैं। तो वहां पर महिलाओं को कम भुगतान दिया जाता है। उनके पास शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। अब जैसे कि अगर कोई बच्चा है तो उसका देखभाल भी उसकी माँ करती है, तो वहां पर शिशु देखभाल और अन्य कोई सामाजिक सुरक्षा भी नहीं उपलब्ध होती है। उसके बाद अनियमित आय और नौकरी की सुरक्षा भी नहीं होती है, मतलब उन्हें कभी कम पैसे दिए जाते हैं या फिर कभी जितना वो काम कर रही हैं उससे कम पैसे दिए जाते हैं। तो उनकी जो आय होती है वो बहुत ही अनियमित होती है और उनकी नौकरी की भी कोई सुरक्षा नहीं होती है। अगर हो सकता है वो बीमार पड़ गई हो तो उन्हें नौकरी से निकाल भी दिया जाता है। उसके बाद संगठित क्षेत्र में क्या होता है ये देख लेते हैं। संगठित क्षेत्र में अधिक शिक्षा और अधिक कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही वेतन मिलता है। तो संगठित क्षेत्र में उन्हें नौकरी की भी सुरक्षा मिलती है, उन्हें वेतन भी पुरुषों के बराबर ही मिलता है और शिक्षण, चिकित्सा या फिर प्रशासन और अनुसंधान के क्षेत्रों में महिलाएं प्रवेश कर रही हैं आजकल पुरुषों से ज्यादा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि असंगठित क्षेत्र में महिलाओं को कम वेतन मिलता है, उनके शिशु देखभाल और सामाजिक सुरक्षा जैसी कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं और उन्हें अनियमित आय मिलती है और उनकी नौकरी भी सुरक्षित नहीं होती है। बट वहीं अगर हम संगठित क्षेत्र की बात करें तो वहां पर अगर महिला के पास अच्छी शिक्षा और अच्छी कौशल है, अधिक कौशल है, तो उसे पुरुषों के समान ही वेतन मिलता है और वहां पर
शिक्षण, चिकित्सा, इन सारी सुविधाओं से उसे परिपूर्ण कराया जाता है। और आजकल जो फील्ड है जैसे कि शिक्षण, चिकित्सा, प्रशासन और अनुसंधान में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। उसके बाद हम एक प्रश्न देख लेते हैं, पुरुषों और महिलाओं के बीच श्रम के विभाजन का मुख्य कारण क्या है? तो अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक रूप से जो विभाजन किया गया था पुरुषों और महिलाओं के बीच में, उसमें सबसे मुख्य कारण ये था बल। ठीक है, ये माना जाता था कि पुरुषों के अंदर बल ज्यादा होता है तो वो ज्यादा काम कर सकते हैं, और महिलाओं के अंदर फिजिकल कैपेसिटी कम होती है इसलिए वो कम काम कर सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने आज के क्षेत्रों में देखा है कि पुरुष के बराबर ही महिलाएं काम कर रही हैं। इवन घर का जो काम होता है जो कि 24 घंटे का काम होता है उसमें बहुत ज्यादा फिजिकल कैपेसिटी की जरूरत होती है और उसे भी महिलाएं बखूबी कर रही हैं। अपने घर में और उसके आसपास श्रम के इस विभाजन की पहचान करें। तो आप अपने घरों में भी देख सकते हैं कि बहुत सारे घरों में अभी सारा घर का काम जो वहाँ की महिलाएं हैं वही करती हैं। और अगर हम अपने आसपास देखें तो आसपास भी हम ये देख सकते हैं कि ज्यादातर महिलाएं नौकरी पर जाती हैं या ज्यादातर महिलाएं ऐसा काम करती हैं। जैसे कि एक उदाहरण है कि टैक्सी चलाना या फिर ट्रक चलाना, तो इन सब कार्यों में अभी भी पुरुष ज्यादा काम कर रहे हैं महिलाओं के बजाय। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि आसपास के कुछ ऐसे श्रम अभी भी हैं जिसमें कि पुरुष ज्यादा काम कर रहे हैं और महिलाएं कम काम कर रही हैं। तो आई होप आप सभी को आज का लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमेशा ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगले लेसन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।